तो चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं मूल अधिकारों के बारे में, जो कि संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इन मूल अधिकारों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, तब मैं उसको आपको मैं लेकर के चलूँगा कि संविधान में क्या क्या वर्डिंग्स उसमें दी गई हैं। तो पहले मूल अधिकार वह अधिकार हैं, या फिर आप इन्हें कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं। ये कोई भी स्टेट या कोई गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है ताकि वह सिटीजन्स वहाँ पर आसानी से रह सकें और अपने जो भी कार्यवाही है उनको कर सके, और जो भी अपना जीवन निर्वाह है वो आराम से उन्हें कर सके, वहाँ पीसफुली वह रह सके, ताकि ये मूल अधिकार उनको दिए जाते हैं। और ये मूल अधिकार आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन होता है सिटीजन्स के लिए फ्रॉम द स्टेट, यानी कि स्टेट उन अधिकारों को उन कभी भी उन्हें नहीं हटा सकती है, ताकि वहाँ के सिटीजन्स हो वो परेशान ना हो और वहाँ पर रहना उतना दुष्कर ना हो। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। स्टेट ही देता है अपने सिटीजन्स को अपने आप से प्रोटेक्शन दे सकता है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं, यानी कि स्टेट ही अपने आप से प्रोटेक्शन देता है अपने सिटीजन्स को कि भैया हम आपके इन राइट्स को कभी भी वायलेट नहीं करेंगे, ताकि आप आराम से यहाँ पर रह सके। आप फंडामेंटली आपके सारे राइट्स होंगे, आप आराम से यहाँ पर जीवन यापन कर सके हमारे स्टेट में। तो आइए हम देखते हैं कि भारत के संविधान में भाग 3 में जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से क्या क्या उन्होंने वहाँ पर दिया हुआ, उसको हम आज पढ़ते हैं। तो भाग 3 मूल अधिकार में जो हमारा अनुच्छेद 12 है, यानी आर्टिकल जो 12 है, उसमें आपको हम पढ़ते हैं यहाँ से। इसमें पहला दिया गया डेफिनेशन, यानी परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को हम देखेंगे। इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। अब इसमें देखो क्या है कि आपका आर्टिकल 12 में क्या किया, डेफिनेशन दी गई है। किस चीज़ की डेफिनेशन दी गई है कि इसमें एक वर्ड है आपका जिसे राज्य, यानी कि स्टेट। इस राज्य या स्टेट में आखिरकार कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन लोग आएंगे, उसको डिफाइन किया गया है कि आखिरकार जो राज्य, जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है इसका। अब देखिए राज्य और स्टेट में हो सकता है कि आपका डिक्शनरी में कुछ अलग वहाँ पर मीनिंग हो, लेकिन और कोई आम बोलचाल भाषा में राज्य स्टेट को हम कुछ और समझते हो, लेकिन यहाँ पर डिफाइन किया गया है ताकि लोगों में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, या फिर कोई कोर्ट या फिर कहीं पर भी इस प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि आखिरकार इस स्टेट और राज्य का मतलब क्या है कि जब इसका यूज़ किया जाए। तो उस राज्य वर्ड को यूज़ किया गया कि आखिरकार स्टेट के अंतर्गत उसका डेफिनेशन क्या है, कौन कौन आता है। इसके अंतर्गत क्या है, भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार, यानी कि भारत की सरकार और प्रत्येक राज्य की भारत की सरकारें वह सभी आएंगी। संसद भी इसमें इंक्लूड होता है, विधानमंडल हो तथा विधानसभा जो भी हो आपका, सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, यानी जो भी हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कह सकते हो या फिर गवर्नमेंट जितने भी हमारे फॉर्म हैं, कुछ सारा चीज़ आपका इस राज्य वर्ड के अंदर आपका आता है। यानी कि राज्य को काफ़ी ब्रॉड किया गया है, यहाँ पर उसकी मीनिंग को डिफाइन किया गया। तो आर्टिकल 12 में हमने क्या किया, स्टेट या फिर राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है इसको डिफाइन किया गया है, यानी कि प्रोटेक्शन आखिरकार किससे मिलेगी। यानी कि अब मैंने कहा था, आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या करता है स्टेट या फिर राज्य जो सरकारें होती हैं वो प्रोटेक्शन देती हैं किसको, सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देती हैं। किससे देती हैं, खुद से प्रोटेक्शन देती है कि भैया हम आपके इन राइट्स को कभी वायलेट नहीं करेंगे। तो भैया कौन कौन वायलेट नहीं करेगा, तो ऐसे स्टेट को ऐसे तो नहीं जान सकते भैया कि स्टेट का मतलब क्या। तो स्टेट का मतलब यहाँ पर डिफाइन किया गया कि भैया ये लोग कभी भी आपके ऐसे लॉज नहीं बनाएंगे या फिर ऐसे नियम नहीं बनाएंगे कि भैया कि ये आपके, ताकि आपके सिटीजनशिप जो आपका यहाँ पर हो, जो फंडामेंटल राइट्स कभी वायलेट ना हो। तो इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया भाई कि स्टेट के अंदर ये लोग या फिर ये संस्थाएं यहाँ पर आती हैं। तो इसे हमने डिफाइन किया था आर्टिकल आपका 13 में, जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में आपका आर्टिकल 12 में यहाँ पर इसको डिफाइन किया है। तो अब आते हैं, चलते हैं, ये तो हमने 12 में था सिर्फ डेफिनेशन देखी। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब इसमें देखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा है ये, इसको पढ़ेंगे फिर उसका डेफिनेशन करते हैं। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। अब देखिए 12 में क्या गया, डेफिनेशन दिया गया, और 13 में क्या दिया गया है, इसमें ये बताया गया कि भारत सरकार यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में
वह सभी विधियां, यानी जो भारत सरकार से पहले जो भी सरकारें रही थी, जो ब्रिटिश शासन जो रहा था या फिर उसके बाद जो भी शासन रहेगा, या जो भी शासन था, जो भी नियम बनाए गए तो वह सभी क्या होंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। वो बिल्कुल ही आप कह सकते हो गैर संवैधानिक हो जाएगा, उसकी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। कब नहीं रह जाएगी? जब वह इस भाग को उल्लंघन करते हो या फिर इस भाग को वायलेट करते हो, तो वो क्या होंगे, वो नियम, वो कानून, वो सभी क्या होंगे, वो वायलेट हो जाएंगे। तो इसमें ये कहा गया है, आपका बताया गया कि भैया आपका जो भी नियम कानून वो क्या होंगे, वायलेट हो जाएंगे अगर कोई भी आर्टिकल या कोई भी कानून इस भाग को अगर प्रभावित करता है। ये था हमारा आर्टिकल 13 में सेक्शन 1, यानी कि आर्टिकल 13 में सेक्शन 1 हमने देखा यहाँ पर। अब आते हैं आर्टिकल 13 का सेक्शन 2 देखते हैं, उसमें क्या है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, यानी जो बताया था मैंने आपको 12 में जो डेफिनेशन दिया गया था, स्टेट, यानी स्टेट मतलब कौन, वो सभी पार्लियामेंट, विधानमंडल, राज्य सरकार के सभी प्राधिकरण, वो सभी लोग, उसको यहाँ पर हम देखें, जो मैंने इसीलिए वर्ड में यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया गया था, क्योंकि उस वर्ड को हम बार बार हम बता नहीं सकते कौन है क्या, तो इसीलिए यहाँ पर एक बार डेफिनेशन दे दिया, खुद ही संविधान ने उन्होंने दे दिया था। तो यानी कि सेक्शन 2 में क्या कहा है, राज्य यानी कि स्टेट ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। यानी क्या कह रहा है कि वह कोई भी ऐसे नियम या कानून नहीं बनाएगा जो इन अधिकारों को, ये जो हमारा भाग यानी कि भाग 3 जो हमारे अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स जो लोगों को देता है, वो छीनती हो, या कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो उनके अधिकारों को छीनता हो। तो ये इसमें कहा गया है सेक्शन 3 में। इस बात को ध्यान रखना, किसमें, संविधान के भाग 3 में आपका आर्टिकल 13 और सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो सिटीजन्स के, जो नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनता हो। इस बात को आपको यहाँ थोड़ा एक बार रिपीट कर दिया ताकि आपको याद रहे। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन मात्रा तक शून्य होगी। यह पहले तो क्या, पहले रिस्ट्रिक्शन किया गया कि आप बनाओगे नहीं, अगर बना दिया गया है या बन गया है कोई कानून तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक ही वह नल एंड वॉइड हो जाएगा। कहाँ तक, उस मात्रा तक। ये भी बात को ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, कुछ कानून की कुछ परसेंटेज या फिर कुछ भाग ऐसा होता है कि जो वहाँ तक तो आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर रहा है, लेकिन उस सीमित मात्रा को पार करते ही वह क्या होता है, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना शुरू कर देता है। तो क्या कर रहा है, उस भाग तक, यानी उस सर्टेन पॉइंट तक ही किसी लॉ का क्या होगा, आपका वाइड माना जाएगा, नल एंड वाइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट कर रहा है। किसमें क्या गया है, आपका संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 13 में सेक्शन 2 में ये बात की गई। पहली बात तो सेक्शन 2 में दो बातें कहेंगे। पहले तो आपको निषेध किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है किसको, स्टेट को, कि वो बनाएगा ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें आ गया। सेकंड पॉइंट इसमें ये आ गया है आपका कि भैया जो अगर कोई कानून बना दिया गया वो जिस भाग तक, यानी जितनी मात्रा तक वो प्रभावित कर रहा है मूल अधिकारों को, वो क्या होगा, वो आपको पूरी तरीके से प्रोहिबिट होगा, वो गैर संवैधानिक माना जाएगा। ये तो हमने सेक्शन 2 का देखा हमने। अब आते हैं आर्टिकल 13 का ही सेक्शन 3 है, उसको देखते हैं। इस अनुच्छेद में जब तक के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। अब देखते हैं सेक्शन 3 में क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कुछ बातों को इसमें कहा गया है कि इस बात को इसमें डिफाइन किया कर देगा। जब तक ये रेफरेंस दिया गया है, उस रेफरेंस को देखते हैं हम लोग। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। यानी कि इसमें क्या किया है, अब देखो वहाँ तो हमने क्या किया था, हमने स्टेट को डिफाइन किया गया था, यानी कि कौन बनाएगा। ठीक है, ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि कौन बनाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 13 में सेक्शन 3 में इसका पॉइंट था ए, यानी कि का, इसे हिंदी में कहेंगे। इसमें क्या गया, इसमें किसको डिफाइन किया गया, विधि को, लॉ को डिफाइन किया गया है कि लॉ आखिरकार क्या है। यानी जब भी फंडामेंटल राइट्स में अगर बात होगी या फिर वहाँ पर अगर किसी कहा जा रहा है कि कानून नहीं बनाएगा, कानून का अर्थ क्या है, उस कानून के अर्थ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसमें देखो कि विधि का अर्थ क्या है। अब देखो लॉ में क्या है, बहुत सारे बुक्सों में अपने अपने थिंकर्स होंगे, फिलोसफर्स होंगे, उन सभी ने क्या क्या होगा कि अपने बारे में बताएगा कि भाई लॉ का मतलब ये होता है कि कई बार बहुत सारे एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं या फिर बहुत सारी उन्होंने डेफिनेशन दिया होता है, लेकिन क्या उन डेफिनेशन को हम यहाँ पर नहीं समझेंगे। अगर जब संविधान में बात की जा रही है तो उसको उन्होंने अलग से लॉ को डिफाइन किया कि विधि का मतलब हम क्या समझेंगे। विधि का मतलब हमेशा ये लिया जाएगा, इस अगर विधि के बारे में अगर बात किया जा रहा है संविधान में, मूल अधिकारों के संबंध में भाग 3 में अगर बात करी जा रही है विधि के बारे में, तो विधि का मतलब यही समझा जाएगा जो इसमें दिया गया है।
तो देखते हैं, फिर से वो रिपीट करते हैं। का विधि का अर्थ क्या है? विधि के अंतर्गत यानी कि लॉ, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, यानी कोई भी अध्यादेश, कोई भी ऑर्डर, उसे भी क्या कहा जाएगा? उसे भी विधि के अंतर्गत ही माना जा रहा है। कोई ऑर्डर, अध्यादेश, अध्यादेश हो गया, आदेश हो गया, उपविधि हो गया, नियम हो गए, विनियम हो गए, अधिसूचना हो गई। कोई सूचना भी अगर वैसी लग रही है कि वही सूचना दिया जा रहा है, तो वो भी क्या होगा? वो भी लॉ के अंतर्गत ही माना जा रहा है इसे। रूढ़ी, यानी कोई भी ऐसी रूढ़ी या प्रथा, जिसे कह सकते हैं कोई समाज में कोई प्रचलन जो चला आ रहा है, वो भी आपका क्या माना जा रहा है? वो भी लॉ के अंतर्गत ही माना जा रहा है। इसमें एक क्लियर कट यहाँ पर हो सकता है कि भैया नहीं, गवर्नमेंट ने लॉ तो बनाया नहीं। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, कोई भैया किसी मंदिर में प्रवेश नहीं किया जा रहा है या करने नहीं दिया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि महिलाओं को कुछ खास दिनों में उन्हें प्रवेश, मंदिर में प्रवेश से वर्जित किया जाता है। तो ये क्या है? एक तरीके से आप रूढ़ी या प्रथा कह सकते हो आप इसे, ये है। लेकिन अब क्या, ये कहीं मेंशन तो नहीं है, कोई लॉ तो नहीं है कि भैया ये तो गवर्नमेंट ने बनाया नहीं, तो फिर इसको हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में कैसे अंतर्गत ले सकते हैं? तो उसको यहाँ से आपको पावर सोर्स मिल सकता है आपको कि नहीं, हम उन सभी को लॉ बताएंगे, हम उन सभी को लॉ के अंतर्गत ही माना जाएगा, उसे भी लॉ ही माना जाएगा। आखिरकार इस भाग के संबंध में कहा जा रहा है स्पेशली सिर्फ कि अगर विधि का अर्थ क्या होगा कि वो प्रथा, वो रूढ़ी भी आपका लॉ ही माना जाएगा, बेशक वो कहीं भी किसी में भी डिफाइन हो या ना हो। इसमें क्या किया गया? अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा, इन सभी को लॉ कहा गया, डिफाइन किया गया है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट के बारे में कह दिया गया है इस भाग में। जब भी यूज़ किया जाएगा स्टेट का मतलब बता दिया है मैंने क्या होगा उसमें, कि आपका संसद, पार्लियामेंट, सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट हो, पंचायत हो, वह सभी आपके किस में आ जाएंगे? वो स्टेट, यानी जो बनाने वाले लॉ। अब सेकेंड है लॉ खुद। अब खुद लॉ के बारे में बात करें, लॉ क्या है? ये लॉ ये नहीं कि सिर्फ जो संसद में पास किया जा रहा है सिर्फ उसे ही लॉ कहा जाएगा, नहीं। लॉ के अंतर्गत इसमें डिफाइन किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को भी ले लिया गया। बहुत पुरानी प्रथा जो चली आ रही है, कोई अधिसूचना, कोई ऐसी आपने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी ब्रॉडकास्ट करी है, उसे भी लॉ ही माना जाएगा उसे। यानी अगर कोई भी अगर कुछ भी इसमें वायलेट करता है तो उसे भी लॉ ही माना जाएगा, उसे भी उतनी ही पावर समकक्ष समझा जाएगा लॉ के समान। तो ये तो हमने यहाँ पर समझ लिया। तो दो चीज़ों को हमने इसमें समझा, स्टेट और लॉ क्या है। तो अभी तक हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं। अब आते हैं ख के बारे में, यानी पॉइंट बी जो है हमारा प्रवर्त विधि। इसमें बताया गया प्रवर्त विधि क्या है के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतः विशिष्ट क्षेत्र में प्रवर्तन में नहीं है। अब देखो, प्रवर्त विधि यानी कि भारत सरकार या फिर जो भी हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले कोई अगर विधि जो चल रही है या फिर पहले बनाई गई, उसे अभी वॉइड नहीं घोषित किया गया, वो भी प्रचलन में है, तो उसे हमने यहाँ पर प्रवर्त विधि कहा गया है। तो उसे हमने अलग से डिफाइन किया गया, प्रवर्त विधि क्या होगी। नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल 13 का सेक्शन 4 है। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अब इस पॉइंट को और फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, 368 से इसमें सुरक्षा दी गई है आपको, यानी फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से यहाँ पर सुरक्षा दी गई।